बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 10 तक बराह रास्त पीटी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज दो अहम डेवलपमेंट्स हुई जो हम आज की इस खसूसी नशिस्त में इन्हें ज़ेर बहस लाएंगे। एक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का असखुद नोटिस केस चल रहा है साने APS के हवाले से। दिलखराश वाक़या है और जब भी इस पे बात होती है तो बहुत ही अफसोसनाक यादें इससे वाबस्ता हैं। बारकैफ आज अहम डेवलपमेंट ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को इस केस के सिलसिले में तलब किया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक अच्छी मिसाल कायम की, एक अच्छी रवायत कायम की कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और वहाँ पर उनका और जज साहबान का तवील मुकालमा भी हुआ। वो भी बहुत ज़्यादा मीडिया में उसकी बात चल रही है और केस ये था कि जो सानिया APS के वालदैन हैं उन्होंने, और क्योंकि आज खुद नोटिस केस है, उनकी जानिब से ये प्ली ली जा रही है कि जो हैंडलर्स थे उनका तो सफाया कर दिया गया है, 6 में से 5 को फांसी हो गई है और जो छठा है उसमें कोई कानूनी हेच है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो जिम्मेदारान हैं और जो गफलत बरतने वाले हैं उनका तयन भी किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर साहब से जब इस्तफसार किया और कहा कि इस सिलसिले में एक पेशरफ रिपोर्ट दी जाए और हुक्म सामने ये आया कि 4 हफ्तों में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दस्तखत से पेशरफ रिपोर्ट जमा कराई जाए, जिस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा, यकीन दहानी कराई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो कि अदालत उज़्मा है, और उन्होंने कहा कि इससे मुतल्लिक जो भी जिम्मेदारान होंगे और जिन्होंने गफलत बरती उन कोई कानून से बालातर नहीं, कोई मुकद्दस गाय नहीं और इसकी पेशरफ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। आपके इल्म में है कि ये पाकिस्तानी तारीख का इंतहाई अलमनाक वाक़या है। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे। इसमें बहुत से सवाल जवाब भी हुए, वो मैं चाहूँगा कि आगे चल के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं मैं वो सवालात उनके सामने रखूँगा, जिसमें जज साहबान ने का ये भी सवाल था कि चूँकि इसमें कलअदम तंजीम TTP के ग्रुप शामिल थे, उनके हैंडलर्स थे, तो उनसे आजकल मुज़ाकरात की बात भी चल रही है। फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पूरा सियाको सबाक भी बताया और उन्होंने बताया क्योंकि उस वक्त जब ये वाक़या हुआ 16 दिसंबर 2014 को, उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी, मरकज़ में नहीं थी, तो उन्होंने उस वक्त क्या एफर्ट्स की मुआवजे के हवाले से। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बात की जो पेरेंट्स हैं उनसे मुलाकात या उनकी से दादरसी की जाए। इस हवाले से ज़रूर हम प्रोग्राम के पहले हाफ में गुफ्तगू करेंगे। अहम इशू है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के वहाँ जाना, एक चीफ एग्जीक्यूटिव का सुप्रीम कोर्ट जाना, वैसे तो हर किसी को जाना चाहिए लेकिन हमारे यहाँ ऐसी मिसाल कम मिलती है, एक अच्छी मिसाल कायम की। दूसरी जानिब आज पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास है जो कि कल होना है, उसमें अहम इंतखाबी इस्लाह से मुतल्लिक लेजिस्लेशन लानी थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने आज ज़ोराना भी दिया और अपने अरकान कौमी असम्बली और सेनेट और जो उनके ऑब्वियसली कोलिशन पार्टनर्स हैं उनसे खिताब भी किया। बड़ा धुआंधार उनका खिताब था। मैं चाहूँगा कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के खिताब का एक मुंतखब हिस्सा आपको सुना पाएँ और उसके बाद हम चलकर आपको बताएं कि अब वो मौखर कर दिया गया और उसकी क्या वजह है, वो भी हम आगे चल के बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा इमरान खान साहब ने जो आज खिताब किया उसका मुंतखब हिस्सा आप सुनिएगा। EVM मशीन है क्या? बेसिकली ये होता है जिस तरह एक कैलकुलेटर होता है कि वोट सारी पंच की, जैसे इलेक्शन खत्म हुई दोबारा रिजल्ट आ गया, किसी ने चेक करना है, पेपर ट्रेल आपके सामने है। ये बड़ी सोच समझ के हम लेके आए थे कि इससे सारी कंट्रोवर्सी खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना और कोई वजह नहीं दे रहा है। अजीब अजीब सी चीजें बता रहे हैं कि पता नहीं ये ना हो जाए, पता नहीं बलूचिस्तान में बिजली ना हो तो क्या हो। आजकल जो इलेक्शन है उसमें क्या होता है? कभी बताया है कि उस इलेक्शन के अंदर जो थैलियां खुली होती है, जो सब कुछ होता है, जो ड्रामा, जो 24 घंटे के बाद रिजल्ट आता है, डबल स्टैंप लगा के हराया जाता है, ये सारी चीजें, तो इसका क्या तोड़ है? इसका तोड़ EVM मशीन्स है। एक गवर्नमेंट ने इस्लाह नहीं की, कोई कोशिश नहीं की गई कि अगला इलेक्शन ठीक हो जाए। सबको पता है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या होता है। वीडियो क्लिप्स दिखाई गई कि सेनेट के इलेक्शन में लोग पैसे ले रहे हैं। हमारे मुल्क की अखलाकियात किधर पहुंच गई हैं कि आप देख रहे हैं कि जिन्होंने जाके पब्लिक के फैसले करने हैं, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो ऐसे ऐसे नोट डाल रहे हैं अपने बैग्स के अंदर। इस बारी फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वेरीफाइबल वोट होनी चाहिए, जब उनको पता है, क्योंकि बार बार देखा गया कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है। किसने अपोज किया? सारी ऑपोजिशन पार्टीज ने और इलेक्शन कमीशन ने। जी, ये प्राइम मिनिस्टर साहब का खिताब था, लेकिन अब खबर यह है कि पार्लियामेंट का जो मुश्तरका इजलास कल होना था मौखर कर दिया गया और उसकी वजह भी सामने आ गई है। फवाद चौधरी साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं उन्होंने कहा है कि एक दफ़ा फिर मुखलिसाना कोशिश की जाएगी और अपोजिशन को आउटरीच किया जाएगा और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब को इस हवाले से टास्क सौंपा गया ताकि ये जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक़ लेजिस्लेशन है, जैसे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब EVM का तस्करा कर रहे थे, सेनेट के ओपन बैलेटिंग और क्लोज बैलेटिंग और जो वहाँ पर निज़ाम चलता है उसका हवाला दे रहे थे, एक इत्तेफाक़ी राय से आगे बढ़ा जाए।
इस पर सियासी रद्दमल भी आ रहा है। अपोजिशन की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हुकूमत का बुलाया हुआ इजलास था, क्यों कर मौखर किया गया, क्या नंबर पूरे नहीं थे, क्या इत्तेहादी साथ नहीं थे। ये सवाल भी उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है वज़ीर मुमलिकत हैं बराए मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है ज़रताज गुल साहब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं मारूफ दिफाई और सियासी तजिया नगार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़रताज साहब, आपसे टू स्टार्ट विद सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो जाते हैं। बताइएगा, ज़ाहिर बात है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और जितना भी इज़हार अफसोस किया जाए और उनके वालिदैन के साथ इज़हार यकजहती किया जाए उतना कम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज अदालत में गए। अब अदालत उज़्मा ने कहा है कि 4 हफ्तों में जिन्होंने गफलत बरती या जो जिम्मेदारान थे उनका तयन करके एक पेशरफ्त रिपोर्ट दी जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू अनवर साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल काम है कि पहला सेमीफाइनल हो रहा है और आप इस वक्त इतना सीरियस टॉक शो कर रहे हैं। सही कह रही हैं। एंटरटेनमेंट का बहुत टाइम के बाद मौका मिला है और हमारी बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। दुआएं हमारे साथ, हमारे स्टार खेल रहे हैं इंशाल्लाह। तो आज के मैच पे भी लोगों की नजर है और कल के ऊपर भी तो है, सब पूरी कौम की नजरें मरकूज लेकिन आज के ऊपर भी बहुत खुश हो रहे हैं। तो एनी उसमें आप इतनी आपका बड़ा करंट अफेयर्स का सीरियस टॉपिक है। जहाँ तक उसकी बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज सुप्रीम कोर्ट गए। सबसे पहले तो लेकिन वार साहब हमें इस बात की, आपने खुद भी तारीफ़ की कि ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप सादिक और अमीन होते हैं ना, तो आप किसी भी रोस्ट्रम पे आकर सबसे बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे आने से, खड़े होने से, सवाल जवाब देने से आप डरते नहीं हैं। आप अखलाकियात का मुजाहरा करते हैं और आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को वही दर्जा देते हैं जो वो डिज़र्व करता है। और आप जजेस के सामने खड़े होते हैं और आप वाकई की जिम्मेदारी और उसके ऊपर बारे में बात करते हैं। ना आप बहाना बनाते हैं कमर दर्द का, ना आप बहाना बनाते हैं कि पहले मुझे कोई नोटिस भेजा जाए, ना आप ये बहाना बनाते हैं कि मुझे पता था, नहीं पता था, और ना आप ये बहाना बनाते हैं कि जी मेरे प्लेटलेट्स जो है वो काउंट्स नीचे गिर गई हैं। तो जब आप सादिक और अमीन होते हैं तो आप, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत ज़बरदस्त मिसाल कायम की कि वो खुद गए वहाँ राष्ट्रों पर और बड़ा ज़बरदस्त मुकालमा हुआ। जहाँ तक APS की बात है, देखिए APS जैसा वाक़या तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह हॉलोकॉस्ट को कैश किया गया है, जिस तरह उसके बारे में अभी तक बात करना जो है, आप उनके बारे में कोई लफ्ज़ नहीं बोल सकते हैं और काफ़ी बड़े सख्त कवानीन हैं। जो APS का वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर हुआ है, वॉर और टेरर के बीच में जो ये हुआ है, 21 साल तक हमने जंग लड़ी है, बच्चों के सरों से जो फुटबॉल खेली गई, वो जो सीन है वो कोई देख नहीं सकता है। और वो जो दुख है, ये किसी कौम ने आज तक इतना बड़ा सानिया नहीं देखा। ये तो बड़ी रिजिलियंट कौम है, ये तो बड़ी बहादुर कौम है कि इतने बड़े बड़े सानियात से बढ़ के आगे बढ़ जाती है और यूनाइटेड होकर ये मुल्क जो है वो खड़ा हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हमारे दौरे हुकूमत में और इंशाल्लाह आगे भी गुजरेंगे। हमेशा प्रॉस्पेरिटी हो, हमेशा सॉवरेनिटी हो और कभी हमारी कोई बॉर्डर, हमारी कोई सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। सिक्योरिटी हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई हमारे ऊपर ड्रोन अटैक न कर सके, कोई हमें मार ना सके कोलेटरल डैमेज के हाथों। बहुत हमने वॉर और टेरर लड़ी। तो ये जो APS का वाक़या है, इसके बारे में तो वो इमेजेस और वो जो अल्फाज आते हैं वो इंसान खत्म हो जाते हैं। जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े से शिकायत पुरशिकवा हैं कि उनको बताया जाए कि उनके बच्चे उन्होंने स्कूल भेजे थे और वो 132 बच्चों का जाम बाक होना बल्कि शहीद होना, ज़ाहिर बात है वो तो शहादत का रुतबा है, और 150 टोटल, तो उसमें असातिज़ा और भी अमला भी शामिल था। हैंडलर्स जो करने वाले थे उनको तो फांसी की सज़ा होगी, लेकिन वो कहते हैं कि एक सिक्योर माहौल फराम करना उनकी दादरसी किस हद तक ज़रूरी है? देखिए अनवार साहब, जारी बात है कि जब सुबह माओ ने अपने बच्चे यूनिफॉर्म तैयार करके जब उनको बच्चों को तैयार किया था ना, तो किसी ने उनको गोली मारने के लिए नहीं भेजा था, उन्होंने पढ़ाई के लिए भेजा था। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे सही सलामत वापस आ जाएं। तो जारी बात है ये सानिया तो कौम के दिल के ऊपर लिखा हुआ है। इसको तो ना कौम भुला सकती है ना इसको माफ़ कर सकते, लेकिन इसे हम सीख सकते हैं। तो जो और हम सीख रहे हैं। हाँ, मैं आपको वही बात बताती हूँ। देखिए इस वक्त आपने सबसे रेलेवेंट बंदा यहाँ पे बिठाया हुआ है जिसका अपना भाई बम ब्लास्ट के अंदर शहीद हुआ है, और जिसमें मेरा भाई शहीद हुआ था इसको दिसंबर में 2010 में। मेरा भाई NC ग्रेजुएट था, ही वाज 21 ईयर्स ओल्ड, और उसको सिर्फ इस बात की सज़ा में वो शहीद हुआ कि वो एक बुक लेने गया था अपने 2 साथियों के साथ, और 55 से ज़्यादा लोग जो है वो शहीद हो गए थे। तो देखें मैं भी उस कातिल का खून ढूंढती हूँ जो साथ सुसाइड बॉम्बर था, जो साथ मर गया था। नागर्दा जुर्म की उन बाजार में लोगों को जो है वो सजा दे। मस्जिदों में हम शहीद हुए, हम इमामबार गाँव में शहीद हुए, बाजारों में शहीद हुए। APS का वाक़या हुआ तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे,
सवाल तो बहुत सारे हैं कि हम ये कहते हैं कि देखें, जब आप वॉर और टेरर लड़ रहे थे, जो आप पराई जंग लड़ रहे थे, इसके बाद ही आपको पता है कि जब वो पूरी जो कौम थी वो इकट्ठी हो गई थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और हमने, वो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं था, हमने अपना धरना छोड़ दिया था इस्लामाबाद का जी, हमने इस्लामाबाद में धरना छोड़ दिया था। और हमने ये नहीं कहा था कि इंटीरियर मिनिस्टर इस्तीफा दे, हमने ये नहीं कहा था नवाज शरीफ इस्तीफा दे, हमने किसी को गाली नहीं दी थी। हमने ये कहा था कि हाँ, इससे बड़ा साना इस कौम के लिए नहीं हो सकता। हमने इख्तलाफात बुला के, और आपको पता है कि फिर जो हम लोगों ने एक वॉर और टेरर के लिए तमाम मुल्क जो इकट्ठा हो गया था, नेशनल एक्शन प्लान जो बना था, उसके अंदर ये बहुत सारे वाकयात थे कि किन लोगों ने उनको पनाह दी थी, किन लोगों ने जो है उनको वो असला उनके पास कहाँ से आया। देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच की पेंटागन में भी हुआ था, ठीक है, वो मुकालमा सबको पता है कि ट्विंस टावर के ऊपर कैसे हमले हुए थे। और आप कहते हैं ना कि सबसे बड़ी सुपर पावर है, तो वो तो फिर मैं भी कहती हूँ कि मेरा भाई जब शहीद हुआ था तो मुझे भी उसके हैंडलर्स जो है वो चाहिए। लेकिन बात तो फिर वही ना, देखिए नवाज साहब, कुछ जो कुछ चीज़ें हैं, जो कुछ हैंडलर्स हैं, क्या जब हम 1947 में बने थे, क्या ऐसी कुव्वतें नहीं हैं जो आज तक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं? क्या ऐसी कुव्वतें नहीं हैं जिनको पाकिस्तान बहुत चुभता है? क्या ऐसी कुव्वतें नहीं हैं जो कभी बलूचिस्तान लिबरेशन की बात करते हैं, कभी उर्दू ज़बान को गाली देते हैं, कभी मज़ार कायद पे नाचते हैं, कभी कहते हैं कि जाग पंजाबी जाग का नारा लगाते हैं, कभी सिंधी कार्ड खेलते हैं? ये कहाँ से नारे आते हैं? ये किधर से नारे आते हैं जब आप अपनी मुल्क के अंदर लोगों को IDPs बना देते हैं, दहशतगर्द? किसी भी कौम के जो जिसको जज करने का तरीका जो है वो ये देखना है कि उस कौम के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या सलूक रवा रखा गया है। हमारे मज़हब में मुकम्मल आज़ादी है हर शख्स को अपने अपने तरीके से इबादत करने का, अपनी इबादत गाहों को सजाने का, अपने त्यौहार मनाने का। कोई पाबंदी हमारे मज़हब इस्लाम में नहीं है। मैं यहाँ पर ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ जिस मुल्क में अपने आप को सेफ समझती हैं, जिस मुल्क में वो बराबरी के हिसाब से अपने आप को सिटीज़न समझते हैं, जिसमें वो अपने कारोबार को सेफ समझते हैं, अपनी फैमिली को सेफ समझते हैं, वो मुल्क तहज़ीब याफ्ता होता है। और वो मुल्क जहाँ पे माइनॉरिटीज़ अपने आप को सेफ नहीं समझते, जहाँ पे उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती का निज़ाम होता है, जहाँ पे उन्हें बेदरीक कत्ल किया जाता है, जैसे मेरे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान में हो रहा है आज, वहाँ माइनॉरिटी मुसलमानों के साथ, उस जुल्म के ऊपर मेरे जो हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में है, मैं चेला राम आपका और आपकी तमाम कम्युनिटी का बेहद मशकूर हूँ कि जिस तरह उन्होंने उस जुल्म के ख़िलाफ़ इंसानियत का साथ दिया है, उसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की जानिब से, उनकी पूरी काबीना की जानिब से आप सबको इस दिन की मुबारकबाद, दिवाली की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और आपको साथ साथ ये भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमत हर वो काम कर रही है और कोशिश में लगी हुई है कि किसी तरह हमारी हर माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो या और कोई, उन्हें जो तकालीफ हैं उन्हें दूर करने की फौरी कोशिश की जाए। हमने जिस तरह करतारपुर कॉरिडोर खोला है, गुरु नानक की 550वीं बरसी थी गालिबन, जब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने उसका इफ्तिताह किया और खुले दिल के साथ हमने अपने बॉर्डरों को अपने सिख भाइयों के लिए खोला। उसी तरह मैंने वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की है और बात रखी है कि बलूचिस्तान में एक बड़ा ज़बरदस्त तारीख़ी मंदिर, हिंगलाज माता का मंदिर वहाँ पर बलूचिस्तान में है, उसे उसी तौर से खोला जाए और तमाम दुनिया से जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं वो आना चाहते हैं यात्रा के लिए, हमारे हिंगलाज माता के मंदिर में आए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा, साधु बेला मंदिर भी इसमें शामिल है। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो हमारी जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उनसे मैं चेला राम की मुलाकात करवाऊंगा। हम खुद बलूचिस्तान जाएंगे और इस मंदिर के लिए हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि इसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि इससे न सिर्फ हमारी हिंदू बरदरी की हौसला अफजाई होगी
बल्कि इससे एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज भी पूरी दुनिया में जाता है कि एक तरफ मुसलमानों की मसाजिद माइनॉरिटी होने के नाते उनको शहीद किया जा रहा है, गिराया जा रहा है, और एक दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है वहाँ पर मंदिरों को, गुरुद्वारों को, गिरजाघरों को बसाया जा रहा है और उन्हें इनवाइट किया जा रहा है दुनिया भर से कि तमाम हमारे जो हिंदू हैं वो वहाँ पर आएँ और अपनी अपनी इबादत वहाँ पर कर सकें। मैं हिंदू कम्युनिटी का मशकूर हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी में दिल खोल के हिस्सा लिया। वो पाकिस्तान के बड़े एक्सपोर्टर्स में शामिल हैं, वो पाकिस्तान के बड़े कारोबारी लोग हैं जो उसमें शामिल हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान की इकॉनमी नामुकम्मल है। मैं आप सब में हुए, चर्चेज में हुए, मंदिर में हुए, जीएचक्यू में हुआ, कारसाज नेवी में हुआ, कामरा के बेस पे, एयर बेस पे हमला हुआ। तो ये हमले तो हर जगह हुए और ये दहशतगर्दी इस तरह का अफरीद था जो मुल्क में उन्होंने 80,000 जानें ले ली। और हर जिस घर का बच्चा शहीद हुआ है, वालिदैन का और बहन भाइयों का गम अंडरस्टैंडेबल है और उनको ये भी हक पहुंचता है कि वो पढ़ें। लेकिन इस केस में जो कुछ कौम ने किया और जो कुछ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने किया, आप देखिए उस पर नेशनल एक्शन प्लान बना जो हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी थी, उन्होंने बनाया। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान आर्मी ने लॉन्च किया, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने प्रोब किया, जो 8 आदमी अंदर आए थे वो भी मारे गए, जो उनके मुआविन थे उन्हें सजाए मौत हो गई, 5 लटक चुके हैं तख्तादार पे और एक की अपील पिछले 3 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। उसने रैंक की अपील की हुई है और अपना जस्टिस मांग रहा है सुप्रीम कोर्ट से, उस पर भी जल्दी से फैसला सुना दें ताकि वो भी कैफरे किरदार। तो ये अभी जो पेशरफ रिपोर्ट की बात की गई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से कहा गया है कि इस हवाले से उनको पेशरफ रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी कानून की हुक्मरानी पे सबके लिए एप्लीकेबल है, कोई सीक्रेट काउज नहीं है। देयर आर नो सीक्रेट काउज, कोई मुकद्दस गाय न है, न होनी चाहिए। कोई शख्स कानून से बालातर नहीं होना चाहिए, कोई अदारा कानून से ना बालातर है ना होना चाहिए। लेकिन अगर कोई जिम्मेदार नहीं है तो आप जबरदस्ती एक तोप किसी के गले में नहीं डाल सकते। अगर नेग्लिजेंस है तो यस, होल्ड देम अकाउंटेबल अगर कोई नेग्लिजेंस है। लेकिन आप फिर ये भी देखें कि इसी मुल्क में 325 मजदूर जो बच्चों के लिए रोटी कमाने जाते हैं, उन्हें भत्ते के लिए जिंदा जला दिया जाता है। और आज ना हमारी अदालत ने, ना हुकूमत वक्त ने, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने उनके परपिट्रेटर्स और उनके जो पीछे आलाकार थे उनको जानने की कोशिश आज तक नहीं की गई। और 2 कातलों को 325 दफा सजाए मौत देकर मेरे ख्याल में वो समझते हैं उन्होंने इंसाफ कर दिए। मॉडल टाउन का जिक्र जरताज साहबा कर चुकी हैं। इसके अलावा जो 85,000 के लोग शहीद थे और वो 5 दिन सड़क के ऊपर लाशें रख के बैठे रहे, उनके पीछे किनका हाथ था, उन तक पहुंचना भी जरूरी है, उनकी दादरसी भी जरूरी है। तो जहां भी जुल्म हुआ है उन तक पहुंचना जरूरी है। सर एक और साल चुके जैसा, ठीक है, एक और साल चुके आपने कहा आप इसको सिक्योरिटी लैप्स नहीं समझते। आज ये भी सवाल हुए और मैं आपके सामने इसी सामने रखूंगा क्योंकि आपका पाक फौज से ताल्लुक है। और ये सवाल यह है कि जाहिर बात है हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसीज है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है, दे आर डूइंग अ मार्वलस जॉब। लेकिन चूंकि सवाल सामने आया तो मैंने कहा उनका थ्रेट अलर्ट जो है वो उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की जानिब से इशू किया गया था या उनको इशू किया गया था, तो उसके बाद फिर क्यों कर इस चीज़ का एहतमाम नहीं किया जा सका? अनवार साहब, थ्रेट अलर्ट को समझने की जरूरत है। मैं 3.5 साल ISI में रहा हूं और सबसे बड़े सूबे का इंचार्ज रहा हूं पंजाब का। थ्रेट अलर्ट इस तरह नहीं होता कि हमने कल शाम फलां मस्जिद या फलां स्कूल में हमला करना है। उसकी मुबहम कोड वर्ड्स में इंफॉर्मेशन आती है कि फलां चीज तैयार है, फलां शख्स की बारात है। बारात वो सुइसाइड बॉम्बिंग को कहते थे। फिर बारात में बाराती बहुत होने चाहिए, यानी नुकसान और शुहदा बहुत ज्यादा होने चाहिए। इस तरह की मुबहम इंफॉर्मेशन होती है। और जब कोई सुइसाइड बॉम्बर तैयार होता है तो ये भी होता है कि जी फलां शख्स की शादी तैयार हो गई है। इस तरह के वो कोड वर्ड यूज करते थे। हम इंटेलिजेंस वाले उनको इंटरप्रेट करके कोशिश करते थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ
कि किसी टारगेट का नाम लिया गया हो, किसी शहर का नाम लिया गया हो, या किसी एक पर्टिकुलर शख्स को टारगेट करने का इंडिया वो टेलीफोन पर दे दें, ऐसा हो जाए तो हर चीज का दिफा आसान है। अभी जरताज साहब ने अमेरिका की मिसाल दी, वो लोग पेंटागन के पास नजदीक तरीन होटल में रहते रहे हैं, वो 7 फ्लायर्स जिन्होंने जहाज उड़ाए और फिर उन्होंने ट्विन टावर्स में मारे। बरतानिया में जब सबवे पे हमला हुआ था तो क्या वो सबवे बरतानिया की MI6 सोई हुई थी? या न्यूजीलैंड में जो मस्जिद के ऊपर हमला हुआ, क्या न्यूजीलैंड को क्यों नहीं पता चला कि कोई ठीक है, ये एक एक्सप्लेनेशन आ गई पड़ेगा और वो मस्जिद पर हमला आवर हो जाएगा। ठीक है सर, ये आपकी एक्सप्लेनेशन है कि मैं जरताज साहब फिर इससे एक मुंसलिक सवाल है, ये तो मैं एग्री करता हूँ, मैं इससे सारे सवाल रख रहा हूँ कि सवाल उठाए गए थे। फिर एक सवाल ये भी हुआ मोहतरम जज साहब की जानिब से कि कलअदम तंजीम TTP उन्होंने इसकी जिम्मेदारी कबूल की थी, 2 ग्रुप्स थे, उनमें हैंडलर्स उन्हीं के थे और एग्जीक्यूटर्स भी उन्हीं के थे, उनसे फिर रियासत पाकिस्तान मुज़ाकरात कर रही है। अच्छा देखें अनवर साहब, सबसे पहली बात तो और ये PM से सवाल उन्होंने किया। जी बिल्कुल, देखें ये जो अभी आपको पूरी जनरल एजाज साहब ने बातें बताई ना, इसका मतलब ये कि ब्लैक एंड वाइट तो कुछ भी नहीं होता, 2+2 4 तो नहीं होता है। ये बड़ा एक नेटवर्क होता है जिसको समझने के लिए, जिसको बात करने के लिए, फिर जारी बात है जो उनके हैंडलर्स होते हैं और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ग्राउंड पे उनको कौन सपोर्ट करता है, पैसे की खातिर करता है या उनको इदराक भी होता है कि नहीं भूख अफलास की खातिर करता है, क्या करता है, जस्टिफिकेशन तो उसकी कोई नहीं है। जी जी, लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्योंकि इन बड़े गहरे जख्म इन्होंने दिए हैं TTP ने। जी, लेकिन मैं आपको बात क्या बताती हूँ। देखिए, आपका लार्जर इंटरेस्ट में आपके मुल्क के सरबराह का, आपके स्टेट का मकसद क्या है? आपका मकसद ये है कि आपके मुल्क में खूनरेजी ना हो, आपका मकसद ये है कि आपके मुल्क की सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपका मकसद ये है कि आप वही जिस तरह आप स्कूल बच्चे बेचे हैं वो वापस आए, आप चाहते हैं आप बाजार में शॉपिंग करें, आपको कोई हाथ न लगाए, आप चाहते हैं कि मैं जिस तरह आज़ादी से फिर सकती हूँ, मेरी फ्रीडम को कोई जो है वो हाथ न लगाए, मुझे ये खौफ ना हो कि मैं बीमारी जाऊं, मुझे खौफ ना हो कि अभी कहीं से कुछ होगा और गोलियां आएंगी और हम मारे जाएंगे या बम ब्लास्ट होगा। तो देखिए, ये जो लोग इसके हैंडलर्स होते हैं, जो इसको मिसयूज करते हैं या जिनके हाथों में यरगमाल होते हैं, जो ओनरशिप लेते हैं, जो ओनरशिप लेते हैं, मैं आपको उसकी एग्जांपल देती हूँ। बलूचिस्तान के बारे में हमने ये कहा कि हम उन ग्रुप से बात करेंगे जिन्होंने हीनियस क्राइम नहीं किए होंगे लेकिन जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। ये इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जारी बात है, जिसने खूनरेजी की होगी उससे कौन डायलॉग करता है, या जिसने मास्टर प्लान किया होता है उससे कौन डायलॉग करता है। लेकिन जो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, जो हथियार फेंकना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, या जो रियलाइज करते हैं, आप उनको अपने साथ बिठाते हैं। इवेंचुअली हर बात का हल जो होता है वो यही होता है कि आपने मुज़ाकरात की टेबल पे लेकर आना होता है। ये जो 21 साल वॉर और टेरर हमने लड़ी और हमारे पड़ोस में जब अफगानिस्तान में तमाम दुनिया की सुपर पावर्स और तमाम नेटो अफवाज जमात पे जाके मिले, इन द एंड उनको क्या निकला? जो उन्होंने 21 साल तक सबसे सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस, सबसे सोफिस्टिकेटेड असला दुनिया के सारे जो ममालिक वहां जाके मिले, 3 दिन भी बरकरार रख जैसे सके। आपने आप खुद एक इफेक्टेड फैमिली से आपका ताल्लुक है, ये जिनकी जो माएँ और पेरेंट्स आ जाए थे वो भी इफेक्टेड फैमिली, उनके दिलों में तो एक खलिश सी रह जाती है कि जिन्होंने हमारे बच्चों को कत्ल किया या जो हमारे मुखालिफ थे उनको तो लटकाना चाहिए, उनको तो लटकते हुए नजर आना चाहिए। देखिए, फिर मैं देखिए नवाज साहब, फिर मैं आपको ये बात कर रही हूँ, मुझे इस सारे साने में जो मेरे भाई के साथ हुआ है ना, ये सबकी फीलिंग्स वही होगी, वो यही है कि मुझे आस्तीन के सांप लटकाने, जो आस्तीन के सांप मिले हुए ना उनको हमें नहीं छोड़ना है। बाकी बाहर से बैठ के कोई पाकिस्तान के खातिर ये आज नहीं, ये आप इसको खत्म नहीं कर सकते, ये हर रोज साजिशें होती रहेंगी, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना है। आप बहुत सारे लोगों को छुपते हैं, आप एक एटॉमिक पावर हैं, आपके इस्लामी दुनिया में और आपका मुस्लिम मैं इस पे जाज साहब आपके तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नफ़्फ़तुल अल्फाज क्या है कि कोई मावराए अदालत बात नहीं होगी, कोई मावराए कॉन्स्टिट्यूशन बात नहीं होगी, कोई मावराए अवाम के बगैर उसके बात नहीं होगी, जो बात ये होगी कि खुनरेजी ना हो, बात ये होगी कि जो कौमी धारे में वापस आना चाहे उनको आप उनको ले आए हैं और मुल्क जो है वो पर अमन रहे। इजाज़ साहब, इस पे सर आप क्या कहेंगे कि फिर आपको याद होगा जब TLP, अब तो उस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे थे उस वक्त तो कलअदम थी, अब नहीं थी, और आपने कहा था यार ये कलअदम के साथ मुज़ाकरात करना रियासत का समझ में नहीं आता। अब TTP का मामला भी आ गया जो कि कलअदम है। आज ये भी सवाल हुआ कि फिर उनके सामने रियासत को खड़ा होना चाहिए ना, उसके सामने कैपिचुलेशन की तस्वीर तो नहीं नजर आनी चाहिए।
देखिए अनवर साहब, कैपिचुलेशन की तस्वीर नहीं है। मैं आपके सामने 3 बातें रख देता हूँ। पहली बात यह है कि जो उनके परपेट्रेटर्स थे, फजलुल्लाह ने जो ऑपरेशन प्लान जी, किया था फजलुल्लाह। वो मारा गया। तारिक गीदड़ और तारिक उमर नारा, गीदड़। जिन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए थे और वो उन 2 ग्रुप्स को लेकर उन्होंने 2 मुख्तलिफ जगहों से हमला किया था, वो दोनों मारे गए। 12 हैंडलर थे जिनमें से 6 को सजाए मौत हो गई और बाकी 6 जो है वो मारे गए हैं। तो उनके तमाम हैंडलर्स, उनके प्लानर्स जिनको अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया, वो मारे गए। तो अगर सब लोग अपनी कैफरे किरदार को पहुंच चुके हैं तो फिर मैं ये समझता हूं कि इस मसले को, मेरी जाती राय ये है कि पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। रियासत ने अपना फर्ज अदा कर दिया। यकीनन गम बहुत गहरा है, ये बच्चों की कॉम्पनसेशन की बात नहीं होती जी। उन परपेट्रेटर्स का खात्मा करना। तो प्लानर से लेके एग्जीक्यूशन तक जो लोग इन्वॉल्व थे, या उन्हें सजाए मौत हो गई, या वो मुकाबले में मारे गए, या उनको ड्रोन स्ट्राइक से मार दिया गया, तो सब के सब जब मारे जा चुके हैं तो फिर एक इत्मीनान हो जाना चाहिए कि हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया है। एक ये बात। दूसरी, जहां तक है मुज़ाकरात की बात, पहली बात है ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का। किसी भी जंग में लास्ट दहशतगर्द मारा नहीं जाता। अगर वो ताइब होकर हुकूमत की रिट को तस्लीम करने को तैयार हैं, अगर वो हथियार डालते हैं, अगर वो हुकूमत अपने आप को हुकूमत की कस्टडी में देना चाहते हैं, वेलकम बैक व्यूअर्स। चूंकि लाइव शो है तो मैं ज़रूर अपडेट देना चाहूँगा। बहुत से हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे कि न्यूजीलैंड ने क्वालिफाई कर लिया है T20 के वर्ल्ड कप फाइनल में। अब कल इंशाल्लाह पाकिस्तान का मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम दुआगो हैं और पुरुमीद हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान भी, जब हम ये कल प्रोग्राम कर रहे होंगे, तो क्वालिफाई कर लेगा फाइनल के लिए और फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच होगा। लेकिन चूंकि हमारा मौजू बहुत आम है और हमने ब्रेक भी ली, तो मैं चाहूंगा जनरल साहब अपना सर आर्गूमेंट मुकम्मल कर लीजिएगा। आपने कहा कि आपने ये अच्छी बात की, क्योंकि ये डिबेट हो रही है, जब अदालत उज़्मा में ये सवाल पूछे जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से और दीगर हलकों में भी ये बात हो रही है। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी सवाल किया कि ये पार्लियामेंट में फैसला होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन आपने कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट में इसको सामने रखें, चाहे वो TLP के साथ आपका मुआहिदा हो जिसकी तफसीलात नहीं बताएंगी, या कलअदम तंजीम TTP के साथ होने वाले मुज़ाकरात। तो सर अपना पहले गुफ्तगू कंक्लूड कीजिएगा, फिर हम पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास जो दूसरा टॉपिक उस पर आएंगे। जनरल साहब। अनवर साहब, मैं बात ये कहना चाहता हूं कि पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, प्राइम मिनिस्टर कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं, ये एक सियासी इशू है और इसका जवाब वही दे सकते हैं कि वो पार्लियामेंट के पास जाना चाहते हैं, कैबिनेट से बात करना चाहते हैं, या जिस तरीके से पहले उस प्रोसेस को मैच्योर करके फिर पार्लियामेंट के पास जाना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं कि दुनिया में जहां जहां इंसर्जेंसी हुई है, जहां जहां इन फाइटिंग हुई है, जहां जहां बगावत हुई है हुकूमत के खिलाफ, उस वक्त एंड स्टेट पे जब उन बागियों ने हथियार डालने का फैसला कर लिया और माफी मांग ली और हथियार डाल दिए, तो उनको मेन धारे में शराइत के साथ शामिल कर लिया जाता है ताकि आइंदा के लिए इस मसले को खत्म कर दिया जाए। ये कहना आज मुझे थोड़ी सी हैरानगी एक अदालत के एक रिमार्क पे हुई, जो मुझे आई विश समबडी कैन एजुकेट मी। उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हो गए हैं उनके खून की मुआफी का हक कसास में उनके वरसा को है, प्राइम मिनिस्टर को ये हक नहीं पहुंचता या हुकूमत को ये हक नहीं पहुंचता। लेकिन हमारा आइन जो शरीयत से मुतसादिम कवानीन न बनाने का पाबंद है, उसमें सदर पाकिस्तान सजाए मौत कैसे मुआफ कर देता है उन कातलों की जिनके वरसा चाहते हैं मकतूल के कि उनको सजाए मौत हो जाए। ये इख्तियारात पे सदर पाकिस्तान को क्यों दिए गए? तो अगर प्राइम मिनिस्टर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन करके ऐसी दहशतगर्द तंजीमों के साथ या ऐसी शिद्दत पसंद जमातों के साथ वो मुज़ाकरात करके इनको मेन धारे में अमन की तरफ रागिब करना चाहते हैं मशरूत तरीके और गारंटी के साथ, तो मैं जाती तौर पे समझता हूं इसमें कोई खराबी नहीं। ठीक है, आप योर पॉइंट टेकन सर। जरता साहब, आप दूसरे मौजू की तरफ आते हैं, इस पे हमने सर हासिल गुफ्तगू कर ली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, आप भी जोराने में शरीक होंगी। प्राइम मिनिस्टर साहब का हमने मुंतखब शॉर्ट सुनाया।
अब वो आज दौराना था, फिर शाम में खबर आई कि कल होने वाला इजलास जो है मौखर कर दिया गया। इस पे सियासी रद्द-ए-अमल आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये खुद हुकूमत ने बुलाया था और जो गुज़िश्ता कल कौमी असम्बली में गवर्नमेंट को अपोजिशन के हाथों 2 तारीख पर शिकस्त हुई है, उसकी वजह से गवर्नमेंट इससे बैकआउट कर गई। और साथ में ये भी खबर मीडिया में चल रही है कि जो आपके इत्तेहादी हैं, चाहे वो GD हैं, PMLQ हैं, वो इस वक्त राजी नहीं है EVM पे आपके साथ वोट डालने के लिए। तो मैं चाहूँगा आप जरा इस हवाले से हमें एजुकेट करेंगी, क्या वजह बनी कि मुश्तरका इजलास बुला के उसे मौखर कर दिया गया? अनवर साहब, बहुत सारे पॉइंट्स हो गए हैं। सिर्फ लास्ट पॉइंट पे कहना चाहती हूँ कि किसी से भी मुज़ाकरात जो है ना पर्सनल उसमें नहीं होते हैं। जो स्टेट को चैलेंज करता है ना, स्टेट के रिट को भी स्टेट ही रिट करती है, इस्टेब्लिश करती है, और उनसे मुज़ाकरात या उनसे कोई माहिदा या उनको कौमी धारे में लाना, ये भी स्टेट का ही हक है। और आवाम को पता होना चाहिए, और आवाम को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि जब नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर ऑपरेशन हुआ था, जब हकानी नेटवर्क के ऊपर हुआ था, ये कामयाब ही नहीं हो सकता जब तक फौज के पीछे अवाम न खड़ी हो, इलाके के लोग न खड़े हो, कोई ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता है। तो ये कौमी धारा जो होता है ना, ये जो कौमी यकजहती होती है, ये जो यूनिटी होती है, ये अवाम के बगैर तो हो नहीं सकती। तो 22 करोड़ अवाम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पीछे, जनरल साहब के पीछे, आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ी हो, तो आप इतना दुनिया के सामने अपना शान रसूल का मुकदमा, उम्मत मुस्लिम का मुकदमा, कश्मीर का मुकदमा, फलस्तीन का मुकदमा आप लड़ें और आप एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप अपनी पर्सन उस पर करें। तो बहरहाल जहां तक वो बड़ी जनरल साहब ने खूबसूरत बात की कि जो पॉलिटिकल इशू है ना, वो कलेक्टिव कैबिनेट का डिसीजन है, वो एक कलेक्टिव विजडम है, वो फिर फैसला करेगी कि इसको किस तरीके से ऑन बोर्ड लेना है। वैसे इन कैमरा ब्रीफिंग आपको पता है कि परसों भी हो चुकी है, और इसमें तमाम लीडरान शामिल थे। उनको इन तमाम चीजों के बारे में जो कि बाहर आके बात नहीं करनी चाहिए, इसलिए उनको ये सारी चीजें इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से DGI साहब भी उसमें बैठते हैं, जनरल साहब भी बैठते हैं, और ये 10-10 घंटे की मीटिंग्स चलती हैं। ये इसीलिए चलते हैं कि इन पॉलिटिशियंस को जो है ऑन बोर्ड किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये शिकायत नहीं कर सकते। अब जहां तक आपने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, जी, पार्लियामेंट के जहां तक मुश्तरका इजलास की बात है, देखिए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक सिंपल एल्गोरिदम है कि जो चीजें आपकी असेंबली से पास हो जाती हैं, सेनेट में रह जाती हैं, मुकर्रर वक्त में नहीं रह जाती हैं, आप उसका एक मुश्तरका इजलास बुलाते हैं और आपने उसको अपने बिल जो है वो पास ऑन करने होते हैं, क्योंकि वो या रिजेक्ट होंगे या फिर वो पास हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें कि जी मेरा बिल कह गया, ऐसा नहीं होता। ये एक सिंपल पार्लियामेंट्री रूल है। मौखर करने पर नहीं, मैं उसकी आपको एक बात बताती हूँ। 40 से ज्यादा बिल हैं, 40 से ज्यादा बिल है। मेरा अपना क्लाइमेट चेंज का भी उसमें बिल है। कल हमने तमाम शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है चीफ विप के साथ मिलके, और उसमें तमाम तारिक चीमा साहब भी थे, अमीनुल हक साहब भी थे, फहमीदा मिर्जा साहिबा भी थी, बहुत सारे जो है पार्लियामेंटेरियंस थे, इत्तेहादी भी थे। और उसमें ये जितने बिल हमने पेश करने थे, चाहे हमने नैब के करने थे, चाहे हमने एजुकेशन के करने थे, चाहे मैंने किसी ने भी करना था, उस सब के ऊपर और EVM मशीन के ऊपर उनको सारी डेमोन्स्ट्रेशन दी गई। और एक एक बिल जो है वो हम उसका स्टेटस बताते थे, फिर सारे कहते थे कि ये ठीक है, हमें इसके बारे में बात करनी चाहिए, या अगर फर्ज करें हमने इसमें कोई चेंज लेकर आना होगा तो हम वहां पे वो अमेंडमेंट जो है वो जमा करा देंगे। तो उसमें बहुत सारी बातें हुई और सारे इत्तेहादी वहां पे मौजूद है। 40 से ज्यादा बिल है। एक तो जहां तक मुझे समझ आया कि अभी इन्होंने शायद बाइफर्केशन करनी कि कितने बिल पहले करने, कितने बाद में करने। एक बात यह है, उसमें आपको सिंपल सी बात बताती हूँ कि EVM मशीन के ऊपर तो जो डेमोन्स्ट्रेशन दी गई थी उसके ऊपर तो बड़ी कुछ मजेदार और पॉजिटिव बातें भी हुई, क्योंकि अब वो लेकिन मैंने सुना है तकलीफ माजर अमीनुल हक साहब को प्राइवेट चैनल पे कहते हैं कि मुझे हमें MQM को इतराजात हैं 2018 के नताइज पर भी। उन्होंने कहा RTS बैठा और हमारी वो टेक्नोलॉजी के इतने हक में नहीं मैं उसकी वजह बताती हूँ। देखिए अनवर साहब, यही हमने वहां पे यही बात वहां पे जो डेमोन्स्ट्रेटर वहां पे बैठे हुए थे, उन्होंने ये उनको बात बताई कि ये आपका एक टेलीफोन नंबर है, ये आपका एक मोबाइल है, इसमें अगर वाईफाई नहीं है, अगर इसमें इंटरनेट नहीं है, और अगर इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी ये किसी चीज से अटैच नहीं है, तो एक कैलकुलेटर है जो कि 0 से स्टार्ट होगा। न ये हैक हो सकता है, इसमें वाईफाई ना हो, इसमें इंटरनेट का नहीं ये हैक हो सकता है, ये EVM मशीन के हवाले से है। साथ में इंटरनेट वोटिंग भी है ना। मैं उसका इंटरनेट वोटिंग तो वो फिर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि हमारे 80 लाख पाकिस्तानी चूंकि बाहर रहते हैं, हम चाहते हैं कि उन ओवरसीज पाकिस्तानों को वोट का हक दिया जाए। अब ये पूरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का बिल है,
हमने ये तो नहीं कहा कि हम साइमल्टेनियसली सारा पास करवाना चाहते हैं। आपको एक चीज पे एतराज है, आप उसका सब्स्टिट्यूट ले आए। मकसद क्या है? हुकूमत वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मकसद ये है कि आइंदा का इलेक्शन मुतनाजा ना हो, उसमें डबल स्टैंपिंग ना हो, मरे हुए लोगों के शनाख्ती कार्ड ना आए। इतराज वो ये उठा रहे हैं कि ऑपोजिशन तो एक तरफ, आपके जो साथ मिले हुए इत्तेहादी हैं उनकी भी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात है। मैं खुद चूंकि उस मीटिंग में बैठी हुई थी, नहीं ये तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, मैं उसके खुद मीटिंग में बैठी हुई थी। अमीनुल हक साहब की गुफ्तगू भी मैंने सुनी, तारिक बशीर चीमा साहब की भी मैंने गुफ्तगू सुनी, तारिक बशीर चीमा साहब की, उनकी गुफ्तगू ये थी कि हमारा एक अपनी पार्टी का रूल ये है कि आप हमें एजेंडा देते हैं, हम इनको वापस अपने लीडरान के पास लेकर जाते हैं और हमारी कोर कमेटी होती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, उस एजेंडा को पास कर देते तो हमें उस एजेंडा के साथ वापस ये दोबारा बुलाया जाएगा इजलास जी, तो ये वापस और ये वोट करेंगे आप, ये वोट करेंगे। दूसरा सिर्फ एक सेकंड, जहां तक अपोजिशन की बात है ना, देखिए अपोजिशन का मैं उस पे आते हैं ना, वो जो वोटिंग हुई है, सिर्फ एक अपोजिशन की मैं आपको बात बताती हूँ। देखिए अपोजिशन तो पहले दिन से कह रहे कि हुकूमत नाकाम हो गई है, इस्तीफा दे दें। हालांकि ख्वार भी खुद हुए, इस्तीफे भी इन्होंने खुद देने, शर्मिंदा भी ये खुद हुए हैं, अवाम पजीराई भी इनको नहीं है। अब ये डरते हैं कि 2023 का इलेक्शन भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी। से हर रोज इनको ख्वाब आते हैं कि हुकूमत को ये हो जाए, हुकूमत गिर जाए। नवाज साहब ने तो ट्वीट किया है ना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जहाद की बात की थी, वो मैं अगर आपने मरियम नवाज की बात करनी है तो आई थिंक इट्स अ जोक कि हम मरियम नवाज की गुफ्तगू करें जो कि काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी। यही तो नहीं है इन पार्टियों का कि विरासती पार्टियां हैं, ये गद्दी नशीनी है कि एक नालायक निकमी खातून जो तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी, वो इनकी पार्टी की नायब सदर है। माशाल्लाह से मेरा तो चैलेंज है कि पहला इलेक्शन लड़े बीबी सर। आप चूंकि अब यहाँ पर ऑपोजिशन नहीं है और मैं आई एम प्लेइंग अ डेविल्स एडवोकेट, मैं आपसे भी चाहूंगा कि इस पे अपना तबसरा कीजिएगा। सर ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास खुद गवर्नमेंट ने बुलाया था और कल का इसका दिन मुकर्रर किया गया था। एक्सप्लेनेशन दी है जरताज गुल साहबा ने, शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कल उन्होंने इशाइया दिया था, आज बिलावल साहब ने इशाइया दिया, कल शहबाज साहब ने दिया था। आपको सर क्या नजर आ रहा है, हुकूमत की पॉलिटिकल मैनेजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है? मैं मुख्तसरन एक बात क्वालिफाइंग स्टेटमेंट एक और देना चाहता हूं, जो पहले हम अदालत का इशू डिस्कस कर रहे थे जी। आज हम बात कर रहे हैं ना टीटीपी के साथ हुकूमत की मुज़ाकरात की। जी जी। जब दहशत गर्दी की जंग हो रही थी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान सूफी मोहम्मद और फजलुल्लाह की सूरत में मालाकंड के 8 इजला में बरसरे पैकार थी और फौज ऑपरेशन में थी। मैं वहां मौजूद था और डिवीजन कमांड कर रहा था। नेशनल अवामी पार्टी ने प्रोविंशियल असेंबली में उनका मुतालबा मानते हुए बगैर मुज़ाकरात के उनको निजाम अदल का बिल पास कर दिया कि हम आपकी शर्त मानते हैं, आप हमसे शरीयत का निजाम ले लें। ठीक है। फिर कोई मामला उठा के नेशनल असेंबली में लाया गया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी थे और पूरी नेशनल असेंबली में हालत जंग के दौरान उनकी शराइत कबूल करते हुए उनको निजाम अदल 8 इजला में नफाज का एक मुल्क 2 कानून वो बिल पास करके दे दिया था। उस वक्त किसी ने सवाल नहीं उठाया कि फौज जंग लड़ रही है, सिविलियन के गले कट रहे हैं, मेराजा बीबी को ये दहशतगर्द कोड़े मार रहे हैं एक औरत को लिटाकर, और फिर फौज के लोग शहीद हो रहे हैं और उनसे बात किए बगैर आप लोगों ने उनकी शराइत मान के उनका मुतालबा भी मंजूर कर लिया है। तो फिर उनसे भी जवाब तलबी होनी चाहिए, अदालत को चाहिए उनसे भी पूछें कि आपने जंग के दौरान एक दहशतगर्द तंजीम के मुतालबा कैसे तस्लीम कर लिया था। अभी इस तरफ आता हूं, ये मुझे नहीं पता कि इनकी अदालत ये कितने बिल हैं और कितने हिस्सों में ये पेश करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मशीन इस्तेमाल होती है, वोटिंग मशीन। 80 करोड़ वोटर होता है वहां पे। आज तक धांधली का इंतजाम नहीं लगा, लेकिन पत्नी जरदाज गुल साहबा को ये बात पसंद आए या ना आए, इनके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो भी नहीं चाहते कि आइंदा इंतखाबात फेयर हों, क्योंकि जिस रिवायती तरीके से वो इंतखाबात लड़ने और जीतने की महारत रखते हैं वो उसी तरीके को अपनाना चाहते हैं। कोई शफाफ तरीका जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन है वो इंट्रोड्यूस करना ही नहीं चाहते। इमरान खान इज अ लोन फाइटर, वो अकेला ये जंग, लेकिन उसमें इजाजत करना खिलाने के लिए माजर सर, उसमें खबर ये भी दे रहे हैं, मैं एसटी साहब में आपके सामने रख रहा हूं कि शायद पीटीआई के अंदर भी शायद कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस बिल के लिए हक में नहीं थे। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर कोई रिवायती सियासतदान जो पीटीआई के अंदर हैं वो भी पुराने तरीके पर ही शायद चलना चाहते होंगे।
क्योंकि शफाफ इंतखाबात रिवायती सियासतदानों को पसंद नहीं आते। तो सर मैं और दूसरा मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि पॉलिटिकल हम क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके सरगर्म होने से जो खलीज था पीपल्स पार्टी और नून लीग में, वो आपको कम होता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि मरियम साहब अगर कभी ट्विटर बोलता है, कभी खामोश हो जाता है, और कल ही कौमी असम्बली में आपने देखा 2 बिल्स थे, उसमें अपोजिशन को सबकत हासिल हुई गवर्नमेंट पे। शफाफ जो शहबाज शरीफ की खलीज है वो घर के अंदर है, वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज के साथ है, वो खलीज पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है, और वो जू की तू कायम है। वहां लीडरशिप का एक इशू है फैमिली के अंदर। ठीक। दूसरी बात, ये जो बिलावल जरदारी का शीरो शकर होना है इन दिनों में जी, वो कुछ मकासद के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन अब पीडीएम के जलसों से उन्होंने अलहदगी इख्तियार की है, क्योंकि वो भी 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं एक सूबे में। अच्छी है या बुरी, ये सारी कौम या वोटर फैसला करेंगे, लेकिन वो मजीद 2 साल तक हुकूमत करना चाहते हैं और इस सिस्टम को रोल बैक होने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि उनको कंटिन्यूटी चाहिए इक्तदार में। वो इनके साथ ज्यादा लंबे नहीं चलेंगे। ओके, जरताज साहब आपसे सवाल, चूंकि जो जनरल साहब ने उठाया, आप समझती है रिवायती सियासतदान जो है वो ईवीएम के हक में नहीं है? देखिए, उन्होंने तो बहुत सारी बातों को कूजे के अंदर बंद कर दिया ना। चले, मैं ये तो बाइफर्केशन नहीं कर सकती हूँ कि फलाना इत्तेहादी या फलाना वो। मुझे इस एक माइंडसेट तो है जी, ना। मुझे इस बात का जरूर पता है कि सिस्टम में से मुझ जैसे लोग या मुराद सईद जैसे लोग या फरूख हबीब जैसे लोग बहुत कम निकल के आ सकते हैं। न्यू एंट्रेंट जो नए हैं, जो न्यू एंट्रेंट बहुत कम निकल के आते हैं, और हमें पता है कि हमने आईएसएफ से, यूथ से कैसे जंग लड़के हमने स्टेटस को तोड़कर, हमें किसी ने प्लेट में रख के सियासत नहीं दी, हमें हल्के नहीं दिए बिलावल और मरियम नवाज की तरह कि जी ये गद्दी नशीनी ये तुम ले लो। हमने तो जीरो से स्क्रैच करके अपने हलकों को जो है वो डेवलप किया है। वहां पे अगर हर इलेक्शन, अगर क्या है ही हर इलेक्शन मुतनाज़ा है कि 2018 के अंदर बिलावल भुट्टो जीत के आ जाए, आसिफ अली जरदारी जीत के आ जाए, शहबाज शरीफ के आ जाए, जो मेरे साथ ऐवान में खड़े हों, वो कहें कि वो 2018 में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के जरिए आए, लेकिन मैं जीत के आ जाऊं उसी 2018 में उसी सिस्टम के अंदर, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जीत के आ जाए, वो कहेंगे यानी कि आपकी तो 2 जबानें हैं ना, आपकी तो 2 जावियां हैं। यानी कि पीएमएलएन को तो वो मशीन चाहिए, भले वो ईवीएम मशीन हो या कोई भी मशीन हो, उसमें से वोट जो भी डालो, लेकिन उसमें से वज़ीर आज़म जब नवाज शरीफ निकल आए। अपोजिशन को साइड पे रखा जाए, आपके भी हवाले से कोलिशन पार्टनर और मीडिया चला रहा है कि पीटीआई में भी बाज लोग हैं, वो कह रहे हैं कि वो आज पता नहीं क्या मुख्तलिफ गिनती भी अब तो बताई जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के ज़राने में कितने लोग थे, टोटल टैली कितनी है। कोई विद इन द पार्टी या विद इन द कोलिशन भी है कि लोग कह रहे हैं कि माइंडसेट है कि ईवीएम जो है वो सूट नहीं कर रही? देखिए ना, मैं सिंपल से आपको बात बताती हूँ ना, बजाय इसके कि हम इसमें पढ़े कि कौन क्या कह रहा है, सिंपल सी बात ये है कि आप चाहते हैं इलेक्शन मुतनाज़ा ना हो, आप चाहते हैं कि जैसे आप वोट डालें उसी जैसे 5 बजे इलेक्शन खत्म हो, आपका रिजल्ट पोलिंग स्टेशन का निकल आए। आप चाहते हैं कि कोई डबल वोटिंग ना हो, मरे हुए लोग जो है वो वोट ना डाल सके। सही बात है। आप चाहते हैं कि आपने जिसको वोट डाला है वही रिजल्ट निकल आए, उसी का रिजल्ट निकल आए। तो अगर आप चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन आए, और अगर आप चाहते हैं कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को 80 लाख जो पाकिस्तानी है जो रेमिटेंस भिजवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, आप उनको वोट का हक देना चाहते हैं, तो आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हैं। और अगर आप चाहते हैं जिस तरह जनरल साहब ने कहा, मैं जानना चाहूंगा एक और सवाल, चूंकि आपने बात की, आप चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की पॉलिटिकल टीम कोर टीम में है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब तो ये भी साथ में कहते हैं कि वो शहबाज शरीफ से, देखिए वो आपके उनके एतराजात हो सकते हैं, लेकिन कल पीएमएनएल के परसों हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी वो इलेक्टेड, जैसे आप कह रही हैं आप इलेक्टेड है, वो इलेक्टेड है और वो इलेक्टेड लीडर ऑफ द अपोजिशन है। इस वक्त आप समझती है आपकी और अपोजिशन के दरमियान जो कि असद कैसर साहब का ट्वीट है कि दोबारा से हम गुफ्तो शरीद करेंगे और कंसेंसस पैदा करेंगे, ऐसे सियासी हालात है कि हुकूमत और अपोजिशन एक सफे पे आके इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पास कर दे? देखिए, पीएम तो कहते हैं मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता शहबाज शरीफ साहब। नहीं, देखिए मैं सिंपल से बात करती हूँ, पीएम साहब क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आप डेमोक्रेट से जरूर हाथ मिलाएं, आप अपोजिशन, जी बिल्कुल मिलाएं, अपोजिशन से भी हाथ मिलाएं, आप उनके साथ कानून साजी करके करें। आप जो 80,000 या 1 लाख वोट लेकर आते हैं, आप इसलिए ऐवान में आते हैं कि आप वहां जाके कौमी जो इदारे हैं ना उनको मिलाइन ना करें, उनको गालियां ना दें, डाइस का गिराव ना करें, स्पीकर साहब को गालियां ना दें, खवातीन के ऊपर आप गाली गलोच करके उनको पर अटैक ना करें पीएमएलएन की तरह। आपका काम है कि आप यहाँ पे कानून साजी के लिए आते हैं, उसके लिए आप जरूर उनको ऑन बोर्ड करें, लेकिन क्रिमिनल्स के साथ कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर आपका मफाद सिर्फ ये है, लेकिन मैं फिर डेविल्स एडवोकेट कर रहा हूं, क्रिमिनल तो जब प्रूफ इन कोर्ट ऑफ लॉ है ना,
हाँ तो जब तक अगर कोर्ट ऑफ लॉ देखिए ना, नहीं है तो फिर देखिए सिंपल सी बात है कि आप ये चाहते हैं कि अगर आप नैब के कवानीन में तब्दीली करें, आप चाहते हैं कि आप फेटफ को जो जवाब देना चाहते हैं कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में हो जाए, ग्रे लिस्ट में से निकल जाए, जो कि इन्होंने पहुंचाया था, हमने नहीं पहुंचाया था। आप चाहते हैं कि आप आर्मी चीफ की जो मुद्दत है उसको आपका तयन करें। अगर आपने हर बात में ये कहना है कि नहीं आप मेरे केसेस माफ कर दो, मुझे एनआरओ दे दो, कानून में इसलिए तब्दीली कर दो कि मेरे मुकदमे खत्म हो जाए, तो ये तो फिर अवाम भी देख रही है। तो सिंपल बात ये है। तो फिर ये गुफ्तगू कैसी होगी? सवाल ये असद कैसर साहब ने कहा मैं अप्रोच करूंगा अपोजिशन को। देखिए स्पीकर साहब का जो ऑफिस होता है ना, या चेयरमैन सेनेट का, ये बड़ा एक ऑनरेबल एक चैम्बर होता है। ठीक है। यहाँ पे अपोजिशन अरकान भी आते हैं, इसमें चीफ विप भी जाते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट लोग भी जाते हैं। अगर कोई मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बेहतर काम निकल आए, कोई कौमी कोई कंसेंसस निकल आए, बात नहीं है, जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात निकल आए, देखिए कल को इन लोगों ने भी इलेक्शन लड़ना है ऑब्वियसली। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ पैसे से जमीर के खरीदो फरोख्त करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके इलेक्शन में आऊं, तो फिर कौन पे देख रही है? ये नस्ल फिर अब नहीं चलने वाली है। अवाम जो है अब यही चाहती है कि आपका जो इलेक्टेड जो नुमाइंदा है ना, वो प्रोटोकॉल के बगैर, वो बगैर किसी लग्जरी के बगैर वो आपकी बात सुने। ये ना हो कि आप करोड़ों रुपए लगा के वहां पे आए और आप यहाँ लूट मार शुरू कर लास्ट में, तो उसका फ्री एंड फेयर इलेक्शन ईवीएम मशीन उसका हल है। ईवीएम जहाँ साहब आपको नजर आता है कि अब असद कैसर साहब ने कहा वो गुफ्तगू शरीक आउटरीच करेंगे अपोजिशन से, मौजूदा सियासी हालात में एंगेज करना चाहिए। एंगेजमेंट कोई मानीखेज होगी? लास्ट वर्ड सर विद द ऑपोजिशन। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, मुझे नतीजा खेज नजर नहीं आ रहा। नतीजा खेज नजर आती, कोशिश करने में हर्ज नहीं है। बहुत अच्छा सिंपल एंड ब्लड आंसर था आपका, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब आपका शुक्रिया। जरताज गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने शिरकत की। व्यूअर्स, ये आज का शो था, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। आने वाले दिनों में देखते हैं कि मुल्क की सियासत और ये इससे जुड़े जितने मामलात है क्या रुख इख्तियार करते हैं। कल सेमीफाइनल है, पाकिस्तान की दोबारा से ढेर सारी दुआएं कि कल अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी नसीब करे और हम फाइनल में प्रोग्रेस करें और 14 नवंबर को न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दें। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन प्रोग्राम 10 तक की टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।